दोस्तों, ये कहानी एक साधारण लड़के की है जो अपनी जिम्मेदारियों के चलते गांव से शहर का सफ़र करता है। बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला 19 वर्षीय लड़का अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में आता है। उसका मकसद केवल और केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना होता है। मुंबई जैसे अजनबी शहर में आकर वह काम की तलाश में लग जाता है। हालांकि हर जगह उसे निराशा ही उसके हिस्से में आती है। कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके पास ना कोई पहचान होती है, ना कोई सिफारिश होती है। कई दिनों तक वो दर दर भटकने के बाद जब ये थक हार के सोचने लगता है कि शायद ये शहर उसके लिए नहीं है, तभी उसकी मुलाकात एक 40 वर्षीय महिला से होती है। महिला उसे देखती है और पूछती है, तुम क्या काम कर सकते हो? लड़का विनम्रता से जवाब देता है, मैडम, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे जो भी काम लेना चाहें मैं कर लूँगा। महिला उस लड़के पर भरोसा करके उसे अपने घर में काम पर रख लेती है। लड़के को लगने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। वह पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करने लगता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक रात लगभग 11-12 बजे के बीच का समय रहा होगा। उस समय महिला का ऐसा रूप लड़के के सामने आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार वह महिला कौन है? उस रात ऐसा क्या होता है? ये लड़के की ज़िंदगी को किस ओर मोड़ देता है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्राइम सफ़र में। उम्मीद करता हूं कि हमारे क्राइम सफ़र की पूरी फैमिली स्वस्थ और सुरक्षित होगी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को जागरूक किया जाए ताकि आप सतर्क रहें और किसी भी अप्रिय घटना से बच सकें। तो बिना देर किए चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार प्रदेश के एक ज़िले दरभंगा की, जहां का रहने वाला अभय नाम का एक लड़का है। अभय के परिवार में उसके माता पिता और छोटे भाई बहन हैं। अभय का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है। उसके पिता की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है और घर की सारी जिम्मेदारियां अभय पर आ जाती हैं। अभय ने 11वीं तक की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाता है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई बहन और माँ की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। वह घर के हालात सुधारने के लिए कुछ करने की ठान लेता है। अपने कुछ दोस्तों से बातचीत करने के बाद वह मुंबई जाने का फ़ैसला करता है, जहां वह अपने परिवार की मदद के लिए कमाई कर सके। मुंबई पहुंचने के बाद अभय को अपने एक दोस्त की मदद से एक कंपनी में काम मिल जाता है। वह पूरे लगन और मेहनत से काम करने लगता है। समय बीतता है और 10-15 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वह बिस्तर पकड़ लेता है। मुंबई में ना तो उसे सही इलाज मिल पाता है, ना ही दवाइयों का इंतज़ाम ठीक से हो पाता है। उसका दोस्त जो खुद भी ज़्यादा नहीं कमाता, उसकी मदद करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे में जो उसका दोस्त होता है वो अभय से कहता है, तुम्हें शायद मुंबई का माहौल सूट नहीं कर पा रहा, बेहतर होगा कि तुम वापस बिहार लौट जाओ। लेकिन अभय के लिए ये फ़ैसला लेना आसान नहीं था। वह सोचने लगता है कि मैं जिस मकसद से घर से निकला था, अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, उस मकसद को अधूरा छोड़कर मैं वापस कैसे लौट सकता हूं। अभय काम की तलाश में खुद से ही निकल पड़ता है। वह कई बड़ी बड़ी इमारतों और घरों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है लोग उसे देखकर उसी पल दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कोई भी अनजान लड़के को काम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब जो अभय होता है
कई दिनों तक इसी तरह से बड़ी बड़ी इमारतों और घरों के दरवाजे खटखटाता रहता है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिलती है। ये सब देखकर वह हताश हो जाता है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता। एक दिन वह एक भव्य और बड़ी बिल्डिंग को देखता है। उसे देखकर वह सोचता है शायद आज इस बिल्डिंग में मुझे काम मिल जाएगा। वह गेट पर जाता है और बेल बजाता है, लेकिन जब वह ध्यान देता है तो देखता है कि गेट पर ताला लगा हुआ है। वह निराश होकर वापस लौटने ही वाला होता है कि तभी उस गेट से एक बड़ी सी कार अंदर आती है। कार से एक महिला उतरती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल की होती है। महिला अभय को देखकर पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अभय विनम्रता से जवाब देता है, मैडम, दरअसल मैं काम की तलाश में आया था। मैंने सोचा कि इस बिल्डिंग में शायद कोई मुझे काम मिल जाएगा, कोई काम पे रख लेगा। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए यहाँ आया था, लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ था। महिला, जिसका नाम रिया होता है, मुस्कुराते हुए कहती है, ये बिल्डिंग मेरी है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, लेकिन तुम कौन सा काम कर सकते हो? अभय तुरंत जवाब देता है, मैडम, मैं घर के सारे काम कर सकता हूँ, जो भी आप मुझसे करवाना चाहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। रिया उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। कहानी अब एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि रिया का फैसला अभय की ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। अभय से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ, लेकिन तुमने कहा कि कोई भी काम कर सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दूँ और बदले में तुम किसी का खून कर सकते हो, किसी का मर्डर कर सकते हो? ये सुनकर अभय चौंक जाता है। ये सुनकर अभय दंग रह जाता है और डर जाता है। कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहता है, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां के चलते मुंबई आया था, लेकिन अब लगता है कि यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। अब मुझे वापस बिहार लौट जाना होगा। ये सुनकर रिया मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें आज से अपने घर के काम पर रख लेती हूँ। क्या तुम घर की सफाई कर सकते हो? अभय बड़ी खुशी से जवाब देता है, हाँ मैडम, मैं घर के सारे काम कर सकता हूँ। मैं आपके घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा, जो भी काम आप कहोगी सब करूँगा। बाज़ार से जो सामान लाने को कहोगी मैं वो ला के दूँगा। रिया कहती है, ठीक है, तो आज से तुम मेरे घर का काम संभाल लो, पहले मेरा घर देख लो। अभय कहता है, मैडम, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, फिर यहीं रहकर काम करूँगा। उधर अभय अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें ये खुशखबरी सुनाता है। वह कहता है कि मुझे एक बहुत अच्छा काम मिला है और उससे भी अच्छी मालकिन मिल गई हैं। अब मुझे लगता है कि मैं अच्छा पैसा कमा सकूंगा और अपने माता पिता और भाई बहनों की मदद कर सकूंगा। दोस्त भी उसकी खुशी में खुश हो जाते हैं। अभय अपना सामान लेकर रिया के घर लौट आता है। रिया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और घर दिखाती है। घर को देखकर अभय समझ जाता है कि यहाँ महीनों से कोई सफाई नहीं हुई है और इस घर में रिया के अलावा कोई और नहीं रहता। अभय सफाई के काम में जुट जाता है। वह पूरे घर को इतना साफ करता है कि शाम तक घर चमकने लगता है। रिया ये देखकर खुश होती है और शाम को कहती है, खाना बनाना तो तुम्हें आता ही होगा। अभय जवाब देता है, नहीं मैडम, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं जल्द सीख जाऊंगा और आपके लिए सबसे अच्छा खाना बना कर दूंगा। रिया कहती है, ठीक है, किचन में चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। धीरे धीरे तुम्हें सब आ जाएगा, फिर तुम खुद खाना बनाने लगोगे। ये सुनकर अभय के चेहरे पर राहत और खुशी आ जाती है। उसे महसूस होता है कि अब उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ रही है। वह खुद को और मेहनत करने के लिए तैयार करता है ताकि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। जैसा कि रिया मैडम ने कहा था, उनके घर में माहौल एकदम परिवार जैसा था। अभय को ये महसूस हो रहा था कि उसे सिर्फ काम नहीं बल्कि सम्मान और भरोसा भी मिला है। रिया मैडम किचन में खाना बनाने लगी और अभय उन्हें ध्यान से देखता रहा। खाना तैयार होने के बाद दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अभय कुछ देर से एक सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन झिझक रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा, मैडम, अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? अब जो रिया होती है वह मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं, पूछो, मैं क्यों बुरा मानने लगी? अभय ने पूछा, आपके पास इतना बड़ा घर है
और इतनी आलीशान बिल्डिंग है, लेकिन आप इसमें अकेली क्यों रहती हो? आपके परिवार में और कोई नहीं है? रिया का चेहरा गंभीर हो गया। वह धीरे धीरे बोली, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन फिर मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई। इसी बीमारी के कारण मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और मेरे पिता भी इस दुनिया से चले गए। अब मैं अकेली हूँ। अब मैंने सहानुभूति भरे स्वरों में पूछा, मैडम ऐसी कौन सी बीमारी है? रिया ने गहरी सांस ली और कहा, रात के समय मेरे साथ अजीब चीज़ें होती हैं। मैं चीखने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ। मेरा चेहरा और व्यवहार डरावना हो जाता है। इसे देखकर हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है। शायद एक दिन तुम भी चले जाओगे। अभय ने तुरंत जवाब दिया, मैडम ऐसा कभी नहीं होगा। आपने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे काम दिया है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। रिया ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है अब सोने चलो। तुम मेरे ही बेडरूम के पास एक चारपाई लगा लो। लेकिन अभय ने मना करते हुए कहा, मैडम मैं एक नौकर हूँ, मैं आपके पलंग के पास या आपके बेड के पास नहीं सो सकता। मैं दूसरे कमरे में सो जाऊँगा, आप आराम से सोइए। रिया अपने कमरे में सोने चली गई और अभय बगल के कमरे में चारपाई लगा कर लेट गया। लेकिन अभय को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था, मुझे इतनी अच्छी मालकिन और इतना अच्छा काम मिल गया, अब मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अब रात के करीब 11-12 बजे अचानक रिया के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। अब जो अभय होता है ये सुनकर घबरा जाता है। उसने सोचा कि ये आवाज़ ज़रूर रिया मैडम के कमरे से ही आ रही है। वह दरवाजे की ओर भागा और उसने खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। धीरे धीरे आवाज़ें तेज़ और भयानक होती जा रही थीं। घबराकर अभय ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी और दरवाज़ा खुल जाता है और नज़ारा अभय ने देखा वह उसकी कल्पना से परे था। रिया मैडम नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के होती हैं, उनके बाल बिखरे होते हैं और वह ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वह अपने ही शरीर को अपने हाथों से नोच रही थी। अभय ये सब देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं होता है। दोस्तों, इस कहानी में जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, कहानी का नायक अभय अपनी साहस और समर्पण की मिसाल पेश करता है। जब अभय ने रिया मैडम को चीखते चिल्लाते और खुद को नोचते हुए देखा तो वह पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने बजरंगबली का नाम लिया और साहस जुटाकर धीरे धीरे रिया मैडम के पास पहुंच जाता है और वह पीछे से रिया मैडम को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। लेकिन रिया मैडम चीखती हैं, चिल्लाती हैं और फिर जो अभय होता है, जिसकी बाहों में रिया मैडम होती हैं, जिसे वह पकड़ा हुआ होता है, अब अभय उसके गाल और कान के पास अपना मुंह ले जाता है। उसके कान में ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी श्रद्धा और विश्वास के चलते माया का चीखना चिल्लाना धीरे धीरे शांत हो जाता है। आधे घंटे बाद रिया मैडम पूरी तरह शांत हो जाती हैं और जब रिया को होश आता है तो वह अभय की बाहों में बिना कपड़े के होती हैं। तब रिया मैडम अभय को धक्का देकर पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब बोलता है, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आप चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तब रिया झेपते हुए अपने कपड़े पहनती हैं और कहती हैं, यही तो बीमारी है जिसकी वजह से हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है। अब तुमने तो देख ही लिया, तुम भी चले जाओगे। लेकिन अभय ने दृढ़ता से कहा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं आपकी बीमारी ठीक ना कर दूं। रिया ने उदासी भरे स्वर में कहा, यह बीमारी सालों पुरानी है, इसे ठीक करना आसान नहीं। अभय ने रिया को दिलासा दिया और बताया, मेरे पिताजी झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का काम करते हैं। उन्होंने बहुत से लोगों की ऐसी समस्याओं का हल निकाला है और आपको मेरे पिता के पास चलना होगा। कुछ समय बाद अभय रिया मैडम को अपने गांव बिहार ले जाता है। उसके पिता रिया की स्थिति देखकर कहते हैं, ये बीमारी गंभीर है, इसे ठीक करने के लिए समय लगेगा। मैं जाप और पूजा करूंगा। अभय के पिता कुछ तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं। कुछ महीनों बाद रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वह अपने पुराने जीवन की भयावह यादों से मुक्त हो जाती है। इसके बाद रिया मैडम
अभय के परिवार के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हैं। वह अभय के परिवार को 5 लाख रुपए देती हैं, उनका घर बनवाती हैं और उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करती हैं। फिर रिया और अभय दोनों वापस मुंबई लौट जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ रिया और अभय एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। दोनों को एहसास होता है कि उनका रिश्ता अब कामकाजी नहीं बल्कि भावनात्मक हो चुका है। अंत में रिया और अभय एक दूसरे के साथ शादी करने का निर्णय लेते हैं और जिंदगी को एक नई शुरुआत देते हैं। उनकी कहानी न सिर्फ समर्पण और विश्वास की मिसाल बनती है बल्कि ये भी दिखाती है कि सच्चे साहस और नेक इरादों से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर ख़त्म होती है। अभय ने अपने आत्मविश्वास और समर्पण के कारण न रिया मैडम की मदद की बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी किस्मत को भी बदल लिया। अधिकार और उम्र के अंतर के बावजूद अभय और रिया के बीच का प्यार और सम्मान दोनों को एक दूसरे के करीब लाता है। रिया जो पहले अकेली और दुखी थी अब अपने जीवन में नए रंग भर चुकी थी और अभय जो पहले संघर्ष कर रहा था अब एक सफल और खुशहाल जीवन जी रहा है। जब दोनों की शादी होती है तो दिखता है कि सच्चे प्यार और संघर्ष के जरिए कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ समय बाद उनका एक बेटा होता है और दोनों एक खुशहाल जीवन जीते हैं और अपने परिवार की उम्मीदों और सपनों को पूरा करता है। कहानी का अंत ये संदेश देता है कि कभी भी किसी से उम्मीद ना खोएं और अगर किसी ने आपका साथ दिया है तो उसका साथ निभाना आपका कर्तव्य बनता है। अभय ने रिया के साथ जो किया वह न केवल प्यार का प्रतीक था बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाला भी था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।